वेलकम 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 टू द लेक्चर। कल हमने क्या किया था? सुएज क्राइसिस और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किया था। तो आई होप एवरीवन हैज गॉट दैट पार्ट करेक्ट। ओके, राइटिंग करते रहना, आंसर राइटिंग ट्राई करना। ओके, डोंट वेट फॉर दी डेली आंसर राइटिंग सेशन। अगर टाइम मिले तो बिल्कुल क्लास के बाद एक आंसर 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का अपने हिसाब से लिख लेना। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो अब हम वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन जो है, पहले वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन एक बड़ा ही फनी नाम से जाना जाता था। उस नाम, पता है उस वर्ल्ड वॉर वन का नाम क्या था? वर्ल्ड वॉर वन का नाम था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। इसका नाम ही दिया गया था कि एक ऐसा हम वॉर लड़ेंगे, ठीक है, द ग्रेट वॉर कह सकते हैं। बट इसका नाम ही ऐसा दिया गया था बिकॉज द पीपल देयर थॉट दैट आफ्टर दिस वॉर देयर विल बी परपेचुअल पीस। there will be perpetual peace on the European continent, because European continent जो है, it has been reeling under a lot of pressures, a lot of wars. उसके पहले they also had a lot of war between, वो Napoleonic war, it was still fresh in the memories. Napoleonic war जो था, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हुए थे, उसको फ्रैंको प्रशियन वॉर बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रैंको प्रशियन वॉर। तो उसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो जर्मनी है, इट केम आउट ऑन टॉप। प्रशिया इज अ बेसिकली एक स्टेट कह सकते हो, एक रीजनल ये किंगडम था। ये वाला पार्ट इज प्रशिया। ओके, दिस पार्ट इज प्रशिया। आज इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ जर्मनी बिकॉज नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन पोलैंड एंड रशिया। ओके, तो ये वाला एरिया था, दिस वाज कॉल्ड, आपको मैं बता देता हूँ। मैप आज मैं बहुत यूज करूंगा, मैप यूज करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वाज योर प्रशिया। ये वाला पार्ट इज, कैन यू टेल मी विच पार्ट ऑफ इज दिस? किसी को पता है? इज कॉल्ड बवेरिया। So, ओके, ये वाला, यस, ये वाला पार्ट वाज योर रूर। ओके, ये रूर, दिस वाज कोल रिच। ओके, ये क्या था? कोल रिच एरिया था। और ये वाला पार्ट, ये सब श्वेल्शविक होल्स्टीन नाम था इसका। सो ऑल दीज वेर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, लेकिन दे वेर जर्मैनिक किंगडम्स। क्या थे? ये जर्मैनिक किंगडम्स थे। एंड जब इनको किसने मिलाया था? कैन यू टेल मी द गाइज नेम? हिज नेम वाज ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो फॉन बिस्मार्क। ओके, बिस्मार्क वाज द पर्सन जिसने आइडिया दिया था। काइजर विल्हेम द फर्स्ट के अंडर में था, एंड ही मेड ऑल द जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स इनटू वन बिग कंट्री। एंड दे फॉलोड द प्रशियन ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री। सो जो प्रशियंस थे, उनका जो मिलिट्री ट्रेडिशन था, दैट वाज हाई ऑन डिसिप्लिन एंड हाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन। उसको यूज करके 1860 में दे डिफीटेड फ्रांस इन द बैटल ऑफ सेडान। वो होता है ना हैचबैक सेडान, उसी टाइप से सेम नाम का है सेडान। तो सेडान वाज अ प्लेस जहां पर फ्रांस को इन्होंने हराया था। एंड उसके बाद से, बहुत ध्यान से सुनना, आफ्टर 1860 जो जर्मनी है, वो एक रीजनल पावर के तरह निकल के आया। उसके भी एम्बिशंस बड़े हो गए। अब यहां पर देखो जरा सा मैप पे, देयर इज यूनाइटेड किंगडम, देयर इज फ्रांस, देयर इज स्पेन, ओके, देन देयर इज ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, वेट, यस, जस्ट अ मोमेंट, यस, ठीक है, देयर इज फ्रैंको प्रशियन वॉर था। ओके, यस, so there is what, there is United Kingdom, there is France, okay, then there is the German Empire। ये सारे थे। एक चीज जान लो, रशिया भी थी, यस, रशिया, बट एट दैट टाइम वाज नॉट वेरी मच कंसर्न। रशिया उस समय चुप था। अभी बात सुनना। तो जर्मनी जो था, इट वाज अ वेरी यूनिक कंट्री इन दैट रिगार्ड कि यूनाइटेड किंगडम और जो फ्रांस था, ओके, जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, इट यूज्ड कोलोनियलिज्म एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन आउटसाइड ऑफ इट्स स्फीयर। ओके, और वहां पर जाके उसके थ्रू जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, उसने अपना पावर बढ़ाया। वेयर एज जो जर्मनी है, उसको उतना टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं था, कॉलोनियल एम्बिशंस नहीं था, लेकिन फिर भी लिमिटेड अमाउंट में इसने अफ्रीका में
ओके, अफ्रीका में जो आज का नामीबिया होता है, नामीबिया सुना है आपने? कंट्री का नाम है नामीबिया। देन देर इज अ कंट्री कॉल्ड एंगोला। ओके, उसको उस समय जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका बोला जाता था। ओके, सो ये नामीबिया और एंगोला और कैमरून, ओके, कैमरून के आसपास का जो एरिया था, इट वाज पार्ट ऑफ जर्मन टेरिटरीज। लेकिन जर्मनी वाज नेवर अ वेरी, इट वाज अ वेरी रिलक्टेंट कॉलोनियल पावर। बट जर्मनी अपना पावर कहां से निकालता था? बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स होम कंट्री। ये देख रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्मनी एंड अदर पावर्स? यूनाइटेड किंगडम क्या करता था? बाहर से एक्सट्रैक्ट करके होम कंट्री को एनरिच करता था। इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, अफ्रीकन कंट्रीज को, कीनिया वगैरह को एक्सप्लॉइट किया, ओके, चाइना को एक्सप्लॉइट किया। फ्रांस ने सेम काम किया, फ्रैंकोफोन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वियतनाम है, ये सारी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके अपना अपने आप को एनरिच किया। लेकिन जर्मनी की स्ट्रेटेजी वाज अ बिट डिफरेंट। जर्मनी अपने बॉर्डर्स के अंदर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को, R&D यूज करके अपने आप को पावरफुल करता गया। देन फ्रिक्शन आ गया। ओके, एक होता है, देयर इज समथिंग जो PSIR वाले हैं, मुझे बताना, डू यू गाइज नो व्हाट इज थ्यूसिडाइडस ट्रैप? डू यू नो व्हाट इज थ्यूसिडाइडस ट्रैप? सो थ्यूसिडाइडस ट्रैप क्या होता है? व्हाट इज थ्यूसिडाइडस ट्रैप? कि एक जगह पे, ओके, एक जगह पे दो पावर कभी भी को रूल नहीं कर सकते हैं। ओके, एक जगह पे दो पावर कभी भी को रूल नहीं कर। थ्यूसिडाइडस ट्रैप इज फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस, जहां पर बोला कि भाई एथेंस और स्पार्टा एक साथ रूल नहीं कर सकते हैं ग्रीस पे। आइदर एथेंस विल बी देयर और स्पार्टा विल बी देयर। तो दैट वाज कॉल्ड द थ्यूसिडाइडस ट्रैप। और वही उसी ट्रैप में बोथ जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम एंड बाय द वर्च्यू फ्रांस, बिकॉज उस समय एक तरीके से एंग्लो फ्रेंच अलायंस, आफ्टर बीइंग एट वॉर फॉर नियरली 2 centuries, देयर वाज फाइनली, जैसे ही नेपोलियन हारा, एक एंग्लो फ्रेंच अलायंस सॉलिडिफाई हो गई थी। लेकिन एंग्लो फ्रेंच अलायंस किसके साथ कंपटीशन में आ गया? जर्मन एम्पायर के साथ, विच आफ्टर बीटिंग फ्रांस इन 1860, 1860 में फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुआ था। उस वॉर में फ्रांस को हराने के बाद जर्मन एम्पायर के पंख खुल गए, एंड दे सेड कि भाई हम भी राज करेंगे, हमें भी राज करने दो। एंड उसके बाद उनके बीच में एक रेस स्टार्ट हो गई। किस टाइप की रेस? हर स्फीयर में साइंटिफिक। ओके, अगर ब्रिटेन का साइंटिस्ट कुछ करता था तो जर्मनी का साइंटिस्ट भी आगे बढ़ता था। अगर जर्मनी में कोई यूनिवर्सिटी खुलती थी, अच्छी यूनिवर्सिटी, तो ब्रिटेन और फ्रांस वाले भी बोलते थे कि हम भी खोलेंगे। जर्मनी शिप्स बिल्ड करती थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस वाले भी बोलते थे भाई हम भी करेंगे। ऐसा आया दैट बाय 1900s, अर्ली 1900s, ये साफ हो गया था दैट ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं, मतलब ये इन द सेंस एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा है हमारे बीच में, ऑफ मटेरियल एक्यूमुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका फाइनल डेस्टिनेशन है वॉर। तो ऐसा नहीं है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 अचानक से शुरू हो गया था। पीपल हैड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अ पोटेंशियल एंग्लो फ्रेंच एंड जर्मन, एंग्लो फ्रेंच वर्सेस जर्मन वॉर सिंस दी 1890s ओनली, कि भाई एक दिन आएगा ऐसा दैट जर्मनी विल बी इन डायरेक्ट कंफ्लिक्ट विद दीज पावर। ओके, सो ऐसा हुआ भी। अब इसका आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया। आप अगर किसी भी इंसान से पूछोगे हु इज टीचिंग दिस थिंग्स, उससे पूछोगे सर वर्ल्ड वॉर 1 क्यों स्टार्ट हुआ, ही विल से भाई फ्रांस फर्डिनेंड था आर्क ड्यूक, ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया हंगरी है। ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी का फ्रांस फर्डिनेंड था, ही वाज द रूलर। ओके, बेसिकली ही वाज द रूलर अपेरेंट ऑफ द ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। उसको मार दिया गया था बाय अ सर्बियन नेशनलिस्ट कॉल्ड प्रिंसिप। ओके, तो जो सर्बियन नेशनलिस्ट था उसने क्यों मारा? बिकॉज यहां देखो, बेसिकली जो ऑस्ट्रिया हंगेरी थी उसने बहुत सारे एथनिसिटीज को अपने अंडर कर लिया था, एंड दे डिड नॉट लाइक दैट कि हम एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर रहे। और सर्बिया जो था,
इट वॉज अ फ्रेंड ऑफ रशिया। रशिया ने बोला था कि सर्बिया भाई हम तुमको सपोर्ट करेंगे, सर्बिया को हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दे वेयर कजन्स, यू आर राइट, जर्मन मोनार्क, ब्रिटिश मोनार्क एंड इवन द रशियन मोनार्क, ऑल द थ्री वेयर कजन्स एंड दे ऑल लुक्ड द सेम एंड दे ऑल ट्राइड टू अवॉइड द वॉर। लेकिन जो इनकी मिलिट्री थी, जो इनकी पॉलिटिशियंस थे, दे वांटेड टू गो ऑन वॉर। ओके, अब यहां देखो, सर्बिया जो है बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है उसको, वो सर्बिया को अपना वसाल बनाना चाहता था, बिकॉज ऑस्ट्रिया हंगेरी वाज अ एक्सपैंडिंग पावर और वो जर्मनी के साउथ में था एंड इट वाज इन डायरेक्ट अलायंस विद द जर्मन्स। यहां पर थोड़ा मेसी होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगेरी जो था, दो कंट्री आज हो गया, आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी। ऑस्ट्रिया और हंगेरी एक एम्पायर था। ऑस्ट्रिया हंगेरी में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे एंड दे डिड नॉट लाइक लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है इट वांटेड टू एक्सपैंड इनटू द बाल्कन्स। इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को बाल्कन्स बोलते हैं। तो इट वांटेड टू एक्सपैंड एंड बट दीज बाल्कन पीपल, जो सर्बिया के लोग हैं, मॉन्टेनेग्रो के लोग हैं, बल्गेरिया के लोग हैं, रोमेनिया के लोग हैं, दे वेर वेरी हाइपर नेशनलिस्ट। दे वांटेड कि नहीं, हम नहीं रहेंगे ऑस्ट्रियंस के साथ। ओके, तो ये सब बैकग्राउंड था। अब हम आ जाते हैं, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म मैंने आपको बता दिया, व्हाट लेड टू द सर्ज ऑफ नेशनलिज्म, मैंने बैकग्राउंड दे दिया आपको। देयर वाज अ नेशनलिस्टिक फर्वर which fueled ambitions, competitions and rivalries among the European power। एक कुछ करता था, जर्मनी कुछ करता था, कुछ डिस्कवरी करता था, तो भाई यूके और फ्रांस को भी कुछ डिस्कवर करना है, ये लेवल का उन पे कंपटीशन था। और फ्रांस फर्डिनांड को मारने से 20 साल पहले आर्टिकल्स लिखे गए थे, पेपर पब्लिश हुआ था, दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर, देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वॉर विच विल एंड ऑल वॉर्स। इतना बड़े स्केल पे होगा दैट इट इज गोइंग टू एंड ऑल वॉर्स। एंड हुआ भी ऐसा। बट एक और चीज थी, दैट द ग्रेट वॉर डिड नॉट एंड ऑल वॉर्स। उसके 20 साल के अंदर, विद इन 20 ईयर्स, एक और ऐसा वॉर हुआ, you know, which was at double the scale, okay, double the scale of the First World War. Then imperialism and colonialism is also one of the factors. अफ्रीका में इंटरेस्ट था। जर्मनी ऑल्सो सेड नाउ कि यार हम पीछे रह गए हैं कोलोनियलिज्म करने में, लेट अस ऑल्सो ट्राई। ओके, हम भी ट्राई करते हैं। देन अलायंस सिस्टम कैसे था, तो फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, एक उनका ट्रिपल ऑन्टेंटे बोलते हैं उसको। ओके, उसको क्या बोलते हैं, एलाइड पावर या ट्रिपल ऑन्टेंटे। तो फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम वेर वन पावर। और ट्रिपल अलायंस में कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगेरी थी और इटली था। लेकिन इटली ने क्या किया, बेईमानी की, 1950 में स्विच कर गया, बिकॉज इटली को लालच दिया गया दैट इटली भाई तुम ना क्या करो कि तुम देखो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, इटली वेयर ऑन वन कॉर्नर, और जो ग्रीन वाले हैं, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, दे वेयर ऑन वन साइड। तो ये ट्रिपल अलायंस थे, जो कि ब्राउन में है, और ग्रीन वाले क्या है, दे आर दी अलाइड पावर। लेकिन इटली को लालच क्या दिया गया कि इटली भाईजान, आपको मैं ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया हंगेरी का ये मैं दे दूंगा, अगर आप रिबेल कर देते हैं अपने ही अलाइज के अगेंस्ट। तो क्या हुआ था, देन दैट इन द 1870s एंड द 1880s, जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर जब बनने लगा, तो उस समय तीनों एक साथ आ गए थे एंड दे सेड कि हम एक अलायंस में रहते हैं, ताकि हम एक नए पावर हैं, हम अभी अभी यूनिफाई हुए हैं। जर्मनी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जर्मनी एक मल्टीपल जर्मन स्टेट से मिलके बनी। इटली, आपको पता है ना, हु वाज द पर्सन बिहाइंड इटालियन इटालियन यूनिफिकेशन, आपको पता है ना, हु वाज द पर्सन, गारिबाल्डी का नाम सुना है? यस, मजीनी, गारिबाल्डी, और हु वाज द किंग, विक्टर इमानुएल द थर्ड। तो इटालियन स्टेट्स जो थे, जिसमें वेनिस, रोम, नेपल्स, ये सारे आके मिलके एक एक इटालियन स्टेट को बनाया। लेकिन इनको ना डर लग रहा था दैट हमारा जो यूनिटी है, जो अभी न्यू फाउंड यूनिटी है, नए नए हम एम्पायर बने हैं, नए नए कंट्री बने हैं, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंट्री जैसे फ्रांस और यूके उसको तोड़ सकती है। तो लेट अस कम इनटू वन अलायंस। तो ये तीन कंट्री, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड इटली, दे बिकेम वन कंट्री। और रशिया,
France and UK, which were already established countries, they became one, they became one, not country, sorry, they became one alliance. तो एक तरफ तीन का अलायंस था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का, एक तरफ तीन का अलायंस था, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो मिला के इन तीनों को मिला के बना था, ठीक है। देन यहां पर क्या चाल चली गई, बेसिकली कॉन्स्पिरेसी क्या हुई कि इटली को लालच दिया गया दैट देखो इटली, तुम्हारा कुछ क्लेम, देयर आर सम इटालियन स्पीकिंग एरियाज, देयर आर सर्टेन इटालियन स्पीकिंग एरियाज विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी, मैं तुम्हें वो दे दूंगा अगर तुम मेरी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगेरी ज्वाइन कर लेते हो। और इटली ने बोला ठीक है जी, मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ओके, तो इटली 1915 में व्हेन द वॉर वाज एट इट्स पीक, इटली ज्वाइन द वॉर। ओके, तो ये सारी आपको समझ आ गया, हु आर द हु आर द प्लेयर्स हु डिड दैट। बाल्कन में क्राइसिस भी हुआ था, सो दिस वाज प्रेल्यूड, मतलब बिफोर द वॉर ये बाल्कन क्राइसिस था। और जो सर्बियन नेशनलिस्ट था जिसने मारा था ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड को, उसने इसीलिए मारा था बिकॉज जो बाल्कन क्राइसिस था उसमें सर्बिया की जो सोवरेंटी थी वो काफी खतरे में आ गई थी। तो पहली बाल्कन वॉर हुआ था 1920-1930 में बिटवीन द बाल्कन स्टेट्स एंड द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर उस समय भी जिंदा था, आपको पता है ऑटोमन एम्पायर का खलीफा वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द खिलाफत एजिटेशन, सबको याद है ना। सो ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑलराइट, वो बाल्कन स्टेट्स उससे लड़ा था एंड इट लेड टू द टेरिटोरियल रीअलाइनमेंट्स, मतलब बेसिकली ऑटोमन एम्पायर लॉस्ट इट्स पावर इन द बाल्कन्स। देन सेकेंड बाल्कन वॉर हुआ 1930 में, इसमें बाल्कन अलाइज टर्न्ड ऑन ईच अदर फॉर टेरिटोरियल डिस्प्यूट। फर्स्ट वॉर में क्या हुआ दैट दे यूनाइटेड अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, they united against Ottoman Empire, and in the second war, in the second Balkan war, they turned upon each other। यहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, how far the Balkan wars influenced the first world war, the outcomes of the first world war, or the initiation or the genesis of the first world war, comment 10 marks, 10 मार्क्स में ये बाल्कन वॉर आ सकता है, तो वी विल कवर इट एज वेल। ओके, और ऑटोमन्स का अभी भी आपको, ऑटोमन रूल में था बाल्कन काफी दिन तक। आज भी अगर हंगेरी में जाओगे तो वो उनका जो कल्चर है, हंगेरियन कल्चर, जिसको मागियार कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मागियार कल्चर, मागियार इज देयर लैंग्वेज एज वेल। तो हंगेरियन कल्चर या मागियार कल्चर हो गया, या रोमेनिया जाओगे, ओके, या बल्गेरिया जाओगे, बल्गेरिया वगैरह जाओगे, तो वहां पर आपको टर्किश इन्फ्लुएंस काफी मिलेगा। वो छाछ समझते हो, व्हाट इज छाछ, बटर मिल्क, तो बटर मिल्क वगैरह पीते हैं लोग वहां पर ड्यू टू दी ऑटोमन इन्फ्लुएंस। ऑटोमन का इन्फ्लुएंस था, तो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ऑटोमन वर्ड्स एज वेल, टर्किश वर्ड एज वेल। टर्किश उनका जो पहनावा है, इट हैज आल्सो बिकम मोर और लेस टर्किश, लेकिन उनका जो आइडेंटिटी था दैट वाज वेरी सेपरेट। और उसके वजह से दो वॉर लड़े गए, एक अगेंस्ट दी ऑटोमन्स यूनाइटेड, एंड देन द सेकंड वाज बिटवीन देमसेल्व्स, कि भाई तुमने जब हम ऑटोमन से लड़ रहे थे तुमने थोड़ी ज्यादा टेरिटरी ले लिया, मुझे वापस करो। सो दिस वाज दी बेसिकली एक तरीके का प्रेल्यूड बोल सकते हो। देन फाइनली असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड इन 1914, एंड दिस वाज द पाउडर केग। सो ये आप देख सकते हो बेसिकली, ये जोसेफ योसेफ प्रिंसिप है, ही इज द सर्बियन नेशनलिस्ट, and he is shooting the Franz Ferdinand, the Archduke Franz Ferdinand, and on the street of Sarajevo. So, Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary was assassinated in Sarajevo by Gavrilo Princip, a member of nationalist group seeking independence from Austrian-Hungary Empire, Austro-Hungarian Empire. Austria-Hungary, which was backed by Germany, issued an ultimatum to Serbia, triggering a series of events eventually led to widespread conflict. And Austria-Hungary said, अब यहाँ मैप पे वापस आओ, Austria-Hungary said to Serbia कि अगर तुम मेरा सोवरेंटी को नहीं मानते हो, if you are not going to accept my sovereignty, I am going to invade you. लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, that Russia had guaranteed Serbia's sovereignty.
तो जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगेरी का अल्टीमेटम शुरू हुआ, वहां पर दे स्टार्टेड इन्वेडिंग सर्बिया, और रशिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट द ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। अब यहां पर देखो, आई हैव गिवन यू द, यस, अब यहां पर क्या था, रशिया विच वाज एलाई विद सर्बिया, इट बिगेन पार्शियल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगेरी। जर्मनी विच वाज एन एलाई ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी, इट इशूड एन अल्टीमेटम टू रशिया दैट अगर आप ये मोबिलाइजेशन हॉल्ट नहीं करते हैं, अगर आप मोबिलाइजेशन हॉल्ट नहीं करते हैं, तो हमें ऑस्ट्रिया हंगेरी के फेवर में कुछ करना पड़ेगा। देन जर्मनी ने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट रशिया ऑन अगस्त द फर्स्ट 1914, विच इनिशिएटेड अ डोमिनो इफेक्ट। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अलायंसेस से जुड़े हुए थे, अलायंसेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ एंड लेड टू, एक मिनट, this was the last straw and led to the war, while the widespread dissent in Austria was the underlying cause. This was the immediate cause, not the underlying cause. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था that before this all Balkan crisis and the Austro-Hungarian expansionism, before that also there were articles written, there were research conducted within the universities and among the intellectuals that okay, Germany and Britain and the Anglo-French alliance, it is going towards a war, और ये होके रहेगा within 20-25 years, and this was something which was predicted by Bismarck himself. Kaiser Wilhelm II, after he got the power from his father, Kaiser Wilhelm II, okay, so Bismarck said to him कि भाई तुम ना एक ऐसा वॉर लड़ोगे जिसमें मैं नहीं रहूंगा तुम्हें बचाने के लिए, और वो तुम बचोगे नहीं उस वॉर में। एंड ही सेड कि बुढ़ाऊ चुप रहो, ओके, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है, यू हैव गॉन ओल्ड, तो तुम्हें ज्यादा नहीं पता है, जो मैं कर रहा हूं वो मैं ठीक कर रहा हूं। सो बिकॉज ही गॉट इनटू एन आर्म्स रेस, ओके, ही गॉट इनटू एन आर्म्स रेस विथ ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो ये एक उसका एक बेसिकली उसका एक्चुअल कॉज है। इमीडिएट कॉज ये है, मतलब आग में घी डाल दिया इसके, ये आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असासिनेशन में। यस वैभव। सर हमेशा हम सब जो भी न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि सब वो पुतिन जो है वो गुस्से में होगा, वो वर्ल्ड वॉर 3 वो करेगा। तो सर जब से जैसे जब 1900 मतलब 1914 से 20 साल पहले की जब आर्टिकल्स आ रहे थे, तो हमें सर न्यूज रिपोर्ट्स को हमें सर सीरियस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तीसरे वजह से किस्मत न जाने कब के वो वर्ल्ड वॉर 3 वो कर देगी तो। All it takes is one big event, okay. We have come very very close to World War III on multiple occasions. All it takes is one event, okay, which will initiate a chain of domino effect. So कल हमने क्या पढ़ा था, इसमें बे ऑफ पिग इन्वेजन एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे, that always go for disarmament and diplomacy, ऑलवेज गो फॉर डी एस्केलेशन, ट्रिपल डीज हमने पढ़ा था, 3 Ds पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, डिसआर्मामेंट, डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन। दैट इज द ओनली वे टू गो इन अ न्यूक्लियर वर्ल्ड, ओके। नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि न्यूक्लियर बम है तो लड़ाई नहीं होगी, ओके। सो दैट इज एक्चुअली वाइडली हेल्ड बिलीफ दैट न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास तो इसलिए वॉर नहीं होगा। But there have been war games which have been simulated. There have been war games which have been simulated, और उसमें ऐसा रहा है कि there countries which have nuclear weapons, they will go to war with each other without using nuclear weapons, okay। ये चीज है। कारगिल वॉर was not a war. कारगिल बेसिकली हमने एलओसी पार नहीं किया था, हमारे ट्रूप्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर था दैट वी शुड नॉट क्रॉस एलओसी, ओके। सो दैट वाज नॉट टेक्निकली अ वॉर, हमारे लिए वॉर था, बट उनके लिए पाकिस्तानियों के लिए इट वाज मियरली अ स्कर्मिश एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अलायंस कमिटमेंट क्या क्या थे। सो अलायंस कमिटमेंट एंड अ कम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रीटीज, काफी सारे ट्रीटीज साइन हुए थे, ओके, काफी ज्यादा ट्रीटीज साइन हुए थे बिटवीन कंट्रीज, तो सबको एक तरीके से बंध गए थे इसमें। देन इट लेड टू रैपिड एस्केलेशन। फ्रांस विच वाज अलाइड विथ रशिया, अब देखो क्या था, सर्बिया पे अटैक हुआ,
बिकॉज एक सर्बियन ने उनके किंग को मार दिया। देन रशिया ने बोला कि ठीक है भाई, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। अब क्योंकि रशिया अलाइड था सर्बिया से, अब सर्बिया से कौन अलाइड था? फ्रांस। अब फ्रांस से कौन अलाइड था? ब्रिटेन। तो एक तरीके से देख रहे हो डोमिनो इफेक्ट, सर्बिया गया तो रशिया आया, रशिया की वजह से फ्रांस आया, फ्रांस की वजह से ब्रिटेन आया। ओके। और ऑस्ट्रिया हंगेरी की वजह से कौन आया? ऑस्ट्रिया हंगेरी की वजह से आपका जर्मनी आया। अब सिंस ये वॉर कहां था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड दी अमेरिकास। ये हर जगह फैल गया। वाई? बिकॉज कॉलोनीज थी। जर्मन कॉलोनीज काफी ज्यादा थी पैसिफिक वगैरह में। नाउरू सुना है? नाउरू, देयर वाज एन आइलैंड कॉल्ड नाउरू, सामोआ, जर्मन सामोआ। ये सारे आइलैंड जर्मनी ने स्पेन से खरीदे थे, क्योंकि स्पेन एक डिक्लाइनिंग पावर हो गया था बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। स्पेन हैड बिकम अ वेरी वेरी बिग डिक्लाइनिंग पावर। तो उसने क्या किया कि पैसे तो थे नहीं, तो जर्मनी को बेचना शुरू कर दिया था अपने कॉलोनीज। तो जर्मनी ने काफी ज्यादा आइलैंड्स वगैरह खरीदे थे। देन जर्मनी अपने कॉलोनीज वगैरह को जो भी थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने शिप्स भेजे थे। तो एक शिप पता है आपको, चेन्नई को भी बॉम्ब किया गया था। डू यू नो द नेम ऑफ द शिप? चेन्नई वाज आल्सो बॉम्ब्ड बाय अ जर्मन शिप। उसका नाम था एमडेन। ओके। उसका नाम क्या था? एमडेन। जर्मन नेवी, इंपीरियल जर्मन नेवी का शिप था, एंड इट्स नेम वाज एमडेन। तो एक ग्लोबल वॉर बन चुका था, एक ग्लोबल वॉर बन चुका था। हर कॉन्टिनेंट इसमें इन्वॉल्व था, बिकॉज कॉलोनियल पावर्स, जो ट्रू कॉलोनियल पावर थे फ्रांस और यूके, दे बिकेम इन्वॉल्व, एंड फ्रांस एंड यूके हैड टेरिटरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। अब कोर्स ऑफ वॉर देखो, ये बेसिकली वेस्टर्न फ्रंट पे क्या हुआ था? ट्रेंच वॉरफेयर लड़ा गया था। तो ट्रेंच वॉरफेयर में इस टाइप से ट्रेंचेस में पीपल यूज टू फाइट विथ ईच अदर। और जो वॉर होता था ट्रेंचेस में, एक एक साल कट जाता था और 1 सेंटीमीटर भी आगे लोग नहीं बढ़ पाते थे। इन द बैटल ऑफ इप्रेस, देन द बैटल ऑफ सॉम, ये सारे बैटल हुए थे। इसमें 1 मिलियन पीपल डाइड इन द ट्रेंचेस, मोर देन 1 मिलियन पीपल इन अ डे। एक दिन के अंदर 10 लाख लोग से ज्यादा मरे थे बिकॉज ऑफ दीज ट्रेंचेस। यहां पर क्या होता था, यहीं पर रहते थे ये, कभी कोई आर्टिलरी स्ट्राइक आ गया तो उससे मर गए, प्लेग फैल जाता था, देन स्पेनिश इन्फ्लुएंजा वगैरह ये सब फैल जाता था, डिसेंट्री, कोलेरा, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा थे। देन यहाँ पर ये बैठे रहते थे, एंड मस्टर्ड गैस वगैरह आके इनको मैसिव कैजुअलिटी करके चला जाता था, मस्टर्ड गैस एंड अदर केमिकल्स। सो ये बहुत ही ज्यादा भयानक कंडीशन में दे यूज टू फाइट दीज पीपल। और एक साल में 1 इंच दे डोंट यूज टू मूव। तो मतलब मान लो कि जर्मनी यहां पर है और ब्रिटेन यहां पर है, तो दे यूज टू रिमेन स्टैटिक फॉर द इंटायर ईयर, ओनली किलिंग ईच अदर फ्रॉम देयर ट्रेंचेस। ओके। आप एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, बड़ी अच्छी मूवी है, 1917, ऑल क्वाइट्स ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। वो जरूर देखना, समय मिलेगा तो। इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड मूवी, और बताता है, ठीक है। बट जस्ट फॉर आई विल गिव यू अ वार्निंग कि थोड़ा सा सीन्स उसमें डिस्टर्बिंग है, इवन आई गॉट डिस्टर्ब। ओके। ठीक है। सो आउटब्रेक ऑफ वॉर कैसे हुआ था? तो जून 28, 1914, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वाज किल्ड इन साराजेवो, व्हिच ट्रिगर्ड अ चेन ऑफ इवेंट्स। एक महीने के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन सर्बिया। देन August 1, ओके, जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया। August 3 को जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन फ्रांस। वाई? सर्बिया वाज अलाइड विद रशिया, रशिया वाज अलाइड विद फ्रांस। जर्मनी ने बेल्जियम को इन्वेड कर दिया। अब यहां पर क्या है, जरा ध्यान से सुनना। ये इनको क्या बोलते हैं? द लोअर कंट्रीज। 3 कंट्रीज थे लोअर कंट्रीज में, नाम बता सकते हो विच ऑल कंट्रीज आर इन द लोअर कंट्रीज? इनकी न्यूट्रलिटी गारंटी की गई थी। बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग का नाम सुना है? तो 3 कंट्रीज को लोअर कंट्रीज में बोलते हैं। यहां पर बेल्जियम पे ध्यान देना। बेल्जियम जो था, इट वाज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट क्यों था? जब नपोलियन हारा था 100 साल पहले, तो नपोलियन के फ्रांस फिर से ना उठ जाए, फ्रांस को चेक करने के लिए बेल्जियम को बनाया गया था। बेल्जियम इज एन आर्टिफिशियल कंट्री। ओके, यस, सेम कंट्रीज वेर इन्वेडेड बोथ वर्ल्ड वॉर्स।
तो बेल्जियम की न्यूट्रलिटी किसने गारंटी की थी? यूनाइटेड किंगडम ने। और जर्मनी ने इन्वेड क्यों किया बेल्जियम को? यहां देखो, आपको बताता हूं क्यों किया। ये जो था, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, इट वाज हेवीली फोर्टिफाइड, इट वाज हेवीली फोर्टिफाइड। और जर्मन्स को पता था कि अगर मैं फ्रांस को इन्वेड करूंगा, अगर मैं फ्रांस को इन्वेड करूंगा, तो हो सकता है कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, बिकॉज इट वाज वेरी वेल डिफेंडेड। ओके, देन जर्मन्स ने क्या किया कि उन्होंने यहां से ऐसे इन्वेड कर दिया और पेरिस को इंसर्कल करना चाह रहे थे कि मैं पेरिस पे अटैक। दिस बिकेम सक्सेसफुल इन वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअली, दिस बिकेम सक्सेसफुल इन वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में सक्सेस नहीं हुआ, बिकॉज जर्मन प्लान क्या था कि जो फ्रेंच डिफेंसेस है डायरेक्ट बॉर्डर पे, उसको मैं कैसे सरकमवेंट करूंगा? बाय इन्वेडिंग थ्रू बेल्जियम। बेल्जियम इज अ कंट्री हेयर। और बेल्जियम को क्यों बनाया गया था? ताकि फ्रांस नेपोलियन के बाद एक बड़ा पावर ना बन पाए, उसका पावर चेक में रहे। और बेल्जियम की न्यूट्रलिटी वाज गारंटीड बाय द यूनाइटेड किंगडम। तो आफ्टर द जर्मन प्लान वाज दैट मैं बेल्जियम से इन्वेड करूंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेल्जियम से इन्वेड किया, व्हाट हैपेंड? ब्रिटेन केम इनटू द वॉर एंड देन द बीईएफ। व्हाट इज द बीईएफ? द ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस, वो लैंड करना स्टार्ट कर दिए ऑन द कोस्ट ऑफ फ्रांस एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग। एंड द जर्मन्स, उनका जो ओरिजिनल प्लान था कि मैं बेल्जियम इन्वेड करके पेरिस दो तीन महीने में कैप्चर कर लूंगा, दैट वाज थ्रोन आउट ऑफ द बॉक्स। और यहीं पर रुक गए। इतने एरिया में दे वर एबल टू कैप्चर सम टेरिटरी, सम फ्रेंच टेरिटरी, बट मोर और लेस जो उनका प्लान था कि मैं पेरिस कैप्चर कर लूंगा, दैट वाज फेल्ड। और यहीं पर 4 साल, कभी 1 इंच, कभी 2 इंच, कभी 3 इंच, बस यही रहता था। ट्रेंच वॉरफेयर, बोथ कंट्रीज, द एंग्लो एंड द फ्रेंच एंड द जर्मन्स, यहां पर अराउंड दे डिग द ट्रेंचेस। और यहीं पर 4 साल उन्होंने वॉर लड़ा। ओके, अब यहां पर एक और चीज थी, रशिया। सो रशिया क्या था? सॉरी। तो रशिया क्या था? रशिया का देखो, जर्मन का कैलकुलेशंस क्या था रशिया में, कि रशिया बहुत वास्ट है और रशिया को मोबिलाइज करने में टाइम लगेगा। प्लस एक और चीज थी which the Germans did not take into account was how incompetent the Russians were. तो रशियंस आते हैं पूरे दल बल के साथ एंड दे सेड कि भाई हम तुम्हें ना पनिश करेंगे। सर्बिया हमारा दोस्त था। देन समथिंग कॉल्ड द बैटल ऑफ टैननबर्ग हैपेंस। बैटल ऑफ टैननबर्ग हैपेंस। और बैटल ऑफ टैननबर्ग में कुछ 100,000 जर्मन सोल्जर्स, दे वेर एबल टू बीट एंड कैप्चर ओवर 500,000 रशियन सोल्जर्स। और बैटल ऑफ टैननबर्ग के बाद क्या हुआ? बेसिकली रशिया जो है एज अ फाइटिंग फोर्स, इट स्टॉप्ड मैटरिंग। बेसिकली प्लान इनिशियली क्या था एलाइज का, कि हम यहां से अटैक करेंगे जर्मनी पे और रशिया तो संभाल लेगा और हम चारों तरफ से जर्मनी को घेर लेंगे। बट हुआ क्या? विद इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, पहले ही 2 साल के अंदर रशिया का फुस हो गया। ओके, जो रशियन सोल्जर्स थे, दे वेर ड्रॉन फ्रॉम द पीजेंट क्लास। और उनको जो फार्म्स पे काम करते थे, एक तरीके से दे यूज टू वर्क एज अ एग्रीकल्चर लेबर, उनको उनको राइफल्स दे दे के एंड मस्केट्स दे दे के बोला कि भाई जा लड़ाई कर ले। एंड ऑब्वियसली डिड गुड थिंग्स डिड नॉट हैपन। तो उन्होंने क्या किया? लेकिन रशिया, एक और चीज थी जो जर्मनी का हेडेक बन के रह गई, दैट वाज कि चलो रशिया को तो हरा दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगेरी वाज इक्वली यूजलेस। ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया के साथ भी हार रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के साथ भी हार रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी अल्बेनिया के साथ भी हार रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी इटली के साथ भी हार रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी रोमेनिया वगैरह के साथ भी हार रहा था। तो इट वाज टोटली यूजलेस। तो जर्मनी के पास एक हेडेक था, दैट उसको अपने ट्रूप्स को डाइवर्ट करना पड़ा हर जगह। इटली में गया, ऑस्ट्रिया में गया, ऑस्ट्रियन बॉर्डर पे गया। सर्बिया वाज फाइनली सबड्यूड ड्यू टू दी हेल्प ऑफ जर्मनी। एक तरीके से बोल लो तो लाइबिलिटी पाल के रखा था जर्मनी ने। ऑस्ट्रिया हंगरी वाज टोटली यूजलेस।
इन दिस वॉर। जैसे कि रशिया था जर्मन फ्रंट पे, तो रशियन फ्रंट पे क्या हुआ था, दैट बेसिकली द जर्मन थॉट कि भाई रशिया इतना बड़ा कंट्री है, उसको ना मोबिलाइज करने में, यहां तक बॉर्डर तक लाने में अपने ट्रूप्स टाइम लगेगा। तो उसके चलते व्हाट हैड हैपेंड वाज दे डिड नॉट पे हीड, और उन्होंने अपना पूरा जो ट्रूप्स था उसको वेस्टर्न बॉर्डर पे रख लिया था। एंड देन द जर्मन्स को सरप्राइज हो गए व्हेन द रशियन शोड अप विद इन फ्यू वीक्स। उनका जो मोबिलाइजेशन था वो बहुत फास्ट हो गया। एंड देन द जर्मन्स हैड टू डाइवर्ट ट्रूप्स हेयर। यहाँ पर भले जर्मन्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आपको मैंने बताया टैननबर्ग वाला बैटल था, तो टैननबर्ग में दे परफॉर्म्ड वेरी वेल, ओके, दे परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। लेकिन उनको क्या करना पड़ा, अपना ट्रूप्स हर जगह डाइवर्ट करना पड़ा। दे कुड नॉट फोकस हेयर फुल्ली। अगर फोकस कर लेते तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कुड हैव कैप्चर्ड पेरिस। लेकिन अपने ट्रूप्स को अपने इनकॉम्पिटेंट एलाइज को ट्रांसफर करना पड़ा। देन रशिया में क्या हो रहा था, अब चलो वहां थोड़ा आते हैं। अब रशिया में क्या हो रहा था, रशिया में था राइजिंग डिस्कॉन्टेंट। ऑलरेडी जो इनका ये था, रोमानोव्स थे, हु वेर रूलिंग, Romanovs who were ruling this, the Russian empire, they were hugely unpopular. 1904 में there was a peasant revolution, एक तरीके का पीजेंट रिवॉल्ट था, विच वॉज उनको मॉस्को के स्ट्रीट्स में मार दिया गया था पीजेंट्स को। पीजेंट्स प्रोटेस्टेड, लेकिन जो जार 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 था, उसके पुलिस ने इसको मार दिया था। देन उसी समय से रशिया में डिस्कॉन्टेंट ज्यादा बढ़ रहा था। एंड द रशियंस बहुत ज्यादा वॉर्स हार रहे थे। दे लॉस्ट अ वॉर विद जापान इन 1905, और उसके वजह से एक मोराल होता है रशिया का बहुत डाउन था, तो ऑलरेडी अनपॉपुलर था, उसकी आर्मी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लॉट ऑफ पीपल वेयर कैप्चर्ड। तो इन द स्ट्रीट्स पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट हमें इस वॉर में नहीं लड़ना है, आलू खत्म हो रहा है, और ये जो टर्निप खत्म हो रहा है, हम खा नहीं पा रहे हैं, वी आर स्टार्विंग बेसिकली। और रशिया में एक और नाम था, आप सभी को पता होगा, रासपुतिन। सो रासपुतिन, ये भी कहा जा रहा था कि दिस जारीना, जो जार की वाइफ थी, शी वॉज इन एन अफेयर विद रासपुतिन, एंड रासपुतिन वॉज डायरेक्टिंग। रासपुतिन वॉज बेसिकली अ प्रीचर, एक तरीके से गॉड मैन था। यस, गाना है ना, रा रा रासपुतिन लवर ऑफ द रशियन क्वीन, गाना था। तो रासपुतिन जो है, ही वाज ह्यूजली अनपॉपुलर अमंग द रशियन मासेस, एंड इट वाज सेड दैट रासपुतिन हैड द जारीना अंडर हिज स्पेल। उसके वजह से ही इज डायरेक्टिंग द डाउनफॉल ऑफ रशिया। तो ये सब को मिलके फाइनली क्या हुआ, देयर वाज अ रेवोल्यूशन फर्स्ट। पहला रेवोल्यूशन था, दिस वाज नॉट द सोवियत रेवोल्यूशन, दो रेवोल्यूशन हुए थे। तो इन टोटल दो रेवोल्यूशन हुए थे। तो पहले रेवोल्यूशन में क्या हुआ, देयर वाज एब्डिकेशन, देयर वाज एब्डिकेशन ऑफ द जार। जार ने एब्डिकेट किया। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, अपना जो अपना जो कुर्सी होती है उसको छोड़ दिया, अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, एंड ही एब्डिकेटेड एज द किंग। उसके जगह पे, जार के जगह पे एक रेवोल्यूशनरी प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या आई, रेवोल्यूशनरी प्रोविजनल गवर्नमेंट आई। और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट सेड कि हम वॉर कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनना, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या किया, दैट दे सेड कि हम वॉर जर्मनी के साथ कंटिन्यू रखेंगे, विच वाज अगेन एन इम अ वेरी अनपॉपुलर, yes, unpopular, which was again a very unpopular thing to do. तो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ जिसमें जार का एब्डिकेशन हुआ, उसमें एक ब्लंडर क्या किया रेवोल्यूशनरी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, दे सेड कि भाई हम कंटिन्यू करेंगे वॉर को। तो उसके चलते जो पेजेंट्स थे, जो नॉर्मल जनता थी रशिया की, दे वेर नॉट सेटिस्फाइड। तो दे अगेन, ध्यान से सुनो, अगेन दे हैड दो रेवोल्यूशन टोटल हुए। उसमें लेनिन जो था, उसको जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ही वॉज लिविंग, क्योंकि जार ने लेनिन को बाहर फेंकवा दिया था। तो लेनिन को जर्मन्स दे थॉट कि यार ये अच्छा मौका है, हम एक और रेवोल्यूशन कर देते हैं रशिया में, एंड वी विल सेंड लेनिन। तो लेनिन को उठा के ट्रेन से जर्मनी ने ट्रेन चार्टर करके भेजा रशिया, एंड लेनिन अराइव्ड एंड ही इंजीनियर्ड वन मोर रेवोल्यूशन, जिसमें रशिया बिकेम यूएसएसआर। ओके, और यूएसएसआर ने क्या बोला, फर्स्ट थिंग दैट हम जर्मनी के साथ एक सीज फायर अग्री कर रहे हैं।
तो जर्मन्स थॉट दैट इट्स अ मिरेकल, हम ऑलरेडी इतने जगह डाइवर्ट कर रहे थे अपने ट्रूप्स, नाउ इट इज अ मिरेकल, अब हम यहां पर फोकस कर सकते हैं, वी कैन मेक अ फाइनल पुश। ओके, अब यहां सुनो, अब धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताता चलता हूं। यहां पर देखो जर्मनी के साथ क्या हो रहा था, जर्मनी का मैप देख रहे हो, नॉर्थ सी, तो यूनाइटेड किंगडम की जो नेवी थी, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी, वो क्या कर रही थी, उसने ब्लॉकेड कर दिया पूरा ये। तो कोई भी सामान, खाना पीना, कोई भी इस टाइप का मटेरियल जो कि अमेरिका वगैरह से या साउथ अमेरिका से आता था शिप से, वो जर्मनी को नहीं पहुंच रहा था। So there was acute food shortage in Germany. तो द जर्मन सेड कि चलो रशियन प्रॉब्लम हमने साफ कर दिया, लेकिन भाई ये जो जर्मन जो हमारा जनता है वो भी दे आर सेइंग कि भाई हमें खाना नहीं मिल रहा है, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम ने पूरा एरिया को दे हैव स्टार्टेड बेसिकली उसको ब्लॉकेड कर दिया है। यहां पर जर्मनी का एक ब्लंडर क्या था, जर्मनी स्टार्टेड यू बोट वॉरफेयर, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, एंड इट सेड कि मैं यहां से नॉर्दर्न, ये पोर्ट ऑफ कील है, क्या नाम है, पोर्ट ऑफ कील, एंड देन देयर इज पोर्ट ऑफ हैम्बर्ग, यहां से मैं भेजूंगा अपने सबमरीन, और कोई भी शिप यहां पर मिलेगा, ओके, तो मैं उसको डुबा दूंगा, और आई विल क्रिपल यूनाइटेड किंगडम अलोंग विथ मी। मैं यूनाइटेड किंगडम को अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर के चलते, बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, जो जर्मन्स थे बेसिकली, उन्होंने सिविलियन शिप्स को भी टारगेट कर दिया, तो उसमें बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन्स दे स्टार्टेड टू डाई। अब अमेरिका की कहानी अलग है, वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन पहले ये समझ लो, तो उसके वजह से बहुत सारे सिविलियंस मरने लगे, तो जर्मनी के अगेंस्ट पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन बनने लगा दैट ओके माइट बी द जर्मन्स आर द रियल इविल। उसके पहले था दैट वी डोंट केयर, अमेरिकन का कहना था, उस समय प्रेसिडेंट कौन था, द प्रेसिडेंट्स नेम वाज वुडरो विल्सन, तो वुडरो विल्सन ने कहा कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ दे दूं, हेल्प कर दूं यूके को, बिकॉज दे आर आर एंग्लो पार्टनर्स, लेकिन मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं, ट्रूप्स वूप्स की कुछ हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर भेजना, सबमरीन यू बोट्स भेजना स्टार्ट किया, वंस दे स्टार्टेड सेंडिंग देम, तो फिर क्या हुआ, अमेरिकन सिटीजन स्टार्टेड टू डाई। अब यहां देखो, दिस इज लुसिटानिया, ओके, ये लुसिटानिया, इसमें 250 से ज्यादा, दिस वाज अ शिप विच वाज कैरिंग मोर देन 250 अमेरिकन, और इसको सिंक कर दिया गया, एंड इट वाज अ पैसेंजर शिप, ओके, इट वाज अ पैसेंजर शिप। तो उसके वजह से अमेरिकन्स दे स्टार्टेड सेइंग कि मे बी वी नीड टू डू समथिंग अबाउट द वॉर इन यूरोप, बिकॉज इट हैज फाइनली रीच्ड आवर शोर्स, इट हैज फाइनली रीच्ड आवर शोर्स, ओके, जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 वाली जर्मनी, ओके। तो देन नेवल आर्म्स रेस के बारे में बता देता हूं। देखो ब्रिटिश नेवी हमेशा से एक फोर्स थी, बड़ी फोर्स थी, और जर्मन्स जलते थे उससे, एंड काइजर जो था जर्मनी का, काइजर विलियम द सेकंड, ही वांटेड कि मेरी एक जर्मन नेवी बने, उसको क्या बोलते थे, क्रिग्स मरीन। तो मेरी जो जर्मन नेवी बने, ओके, दैट विल बी इक्वल टू दी ब्रिटिश नेवी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, द ब्रिटिश नेवी हैड अ हिस्ट्री ऑफ 300 years, एंड द जर्मन नेवी वेयर जस्ट कमिंग अप। जैसे अभी चाइना और यूएस का क्या है, चाइना भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते जा रही है, उसी तरीके से जर्मनी वाज एन अपस्टार्ट, एंड इट वांटेड टू मेक एज मेनी कैरियर्स एज पॉसिबल, एज नॉट कैरियर्स बट एज मेनी शिप्स एज पॉसिबल। तो उसके चलते क्या हुआ, जर्मन स्टेट जो है नेवी पे फोकस ज्यादा करने लगा, और उसने एयर पावर और टैंक्स, इन सब पे फोकस नहीं किया। आपको पता है हाउ मेनी टैंक्स वेयर देयर ऑन द ब्रिटिश फ्रंट, ब्रिटिशर्स के पास मोर देन 1000 टैंक्स थे, और जर्मन्स के पास गेस करो हाउ मेनी टैंक्स वेयर देयर, जर्मन्स के पास टोटल 18 टैंक थे। तो क्यों थे 18 टैंक, बिकॉज सारा जो पैसा था, सारा जो R&D था, वो नेवल आर्म्स में चला गया, बिकॉज ऑफ द काइजर्स ऑब्सेशन।
with equaling his navy to that of UK. उसके चलते नेवल आर्म्स रेस के चलते एक और रीजन बोला जाता है दैट जर्मनी कुड नॉट परफॉर्म अप टू इट्स पोटेंशियल। दूसरी चीज क्या है, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ जटलैंड। जटलैंड कहां पर है? आई विल शो यू। जटलैंड इज इन द डेनमार्क स्ट्रेट। ये डेनमार्क है, जस्ट वेट अ मिनट। ये रहा जटलैंड, ओके, दिस एरिया। यहां पर वॉर हुआ था छोटा सा, इट वाज इन अनकंक्लूसिव, मतलब उसमें कोई कंक्लूजन नहीं, कौन जीता कौन नहीं जीता ये पता नहीं चल पाया था, बिकॉज जर्मनी का कुछ सिंक हुआ था और ये सब ये ब्रिटिश का कुछ डैमेज हुआ था, दैट्स ऑल। जटलैंड नहीं भाई, जूटलैंड, जूटलैंड, JUT, जूटलैंड। ओके, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। देन दे फॉट अ वेरी ब्लडी बैटल। अभी यूनाइटेड स्टेट्स आया नहीं है, अभी तक क्या हो रहा है, 1917 वगैरह तक, 1916-17 तक, both the Germans and the French, they fought a very very bloody battle, and both were on the equal footing। दोनों 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 की लंका लग रही थी। अब यहाँ पर जो हैं फ्रांस के पास, थोड़ा सा फ्रांस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में एक बहुत भयानक 1917 में क्या हुआ, that they lost a war and they had a mutiny। म्यूटिनी में क्या हुआ, लॉट ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स दे स्टार्टेड गोइंग होम एंड दे सेड कि हमें नहीं लड़ना, बिकॉज जो हमारा कमांडर है वो एक नंबर का गधा है, ही इज एन इडियट, एंड उस कमांडर के साथ हम नहीं लड़ेंगे, बिकॉज दैट कमांडर इज सेइंग टू अस दैट तुम सामने जो जर्मन मशीन गन्स है उस पे तुम धावा बोलो, और हम धावा बोलते बोलते थक गए हैं, हमारे 90% लोग मर चुके हैं। So 1917 में it was a miracle movement for Germany because the French army it had a very big mutiny। लेकिन वो म्यूटिनी जो था इट वाज सबड्यूड। कैसे? जो कमांडर था, आई थिंक कमांडर लैली नाम था उसका, लिली या लैली कुछ ऐसे नाम था, जस्ट कंफर्म क्या नाम था, आई एम नॉट वेरी श्योर। उसको हटा के ओके दे गॉट वन मोर कमांडर जो कि थोड़ा पॉपुलर था सोल्जर्स में, तो द सोल्जर्स रिटर्न बैक फाइनली, द सोल्जर्स रिटर्न बैक। और फ्रांस का जो फ्रंट था, नहीं तो फ्रांस जो फ्रंट था इट वुड हैव कोलैप्स्ड इन 1917 जब म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी उनकी। ओके, अब हम आ जाते हैं अब जर्मनी ने कैसे ब्लंडर करके यूनाइटेड स्टेट्स को खींच लिया। अब यहां देखो, तो जर्मनी आपको मैंने बताया अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर कर रहा था, उसके वजह से अमेरिकन सिटीजन्स हु वर गोइंग टू द यूनाइटेड किंगडम दे वर डाइंग। ओके, द अमेरिकन सिटीजन्स हु वर गोइंग टू द यूनाइटेड किंगडम दे वर डाइंग। लेकिन फिर भी ठीक था। वुड्रो विल्सन हु वाज द प्राइम प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसने बोला कि भाई बंद करो नहीं तो हम आके मारेंगे तुम्हें वहां पर। Yes, I'll tell you about the Zimmerman telegram. Just wait for 1 minute. तो he said कि भाई मेरा क्या aim है? He went to the American public and he said that American public, don't worry. I am going to ensure that America is not drawn to this war. लेकिन जब मारने लगा जर्मनी मारने लगा ये अमेरिकन सिटीजन्स, बिकॉज इन दो शिप्स ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ अमेरिकन सिटीजन्स भी जा रहे थे, तो द वॉर वाज फाइनली, वर्ल्ड वॉर 1 वाज फाइनली एट द अमेरिकन शोर्स। यहां पर अमेरिका ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम को सपोर्ट भेजना स्टार्ट कर दिया, बैंक्स खोल दिए, जितना तुम्हें लोन लेना है लो, लोन लो, अपने शेल्स बनाओ, you want food, I will give you food, if you want any kind of help, I will give you that help, because जर्मनी के अगेंस्ट में पब्लिक परसेप्शन बन रहा है। लेकिन हद कहां हुई? हद हुई जिमरमैन टेलीग्राम। तो जिमरमैन जो था, he was the foreign he was working in the foreign office of the German Empire। और जिमरमैन भाई साहब ने क्या किया, मेक्सिको आपको सभी को पता है सदर्न बॉर्डर पे है अमेरिका से, और सदर्न बॉर्डर पे मेक्सिको को भेज दिया क्या, एक टेलीग्राम में बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम इन्वेड कर दो, यू इन्वेड यूनाइटेड स्टेट्स, और हम तुम्हें हेल्प करेंगे, और जितना भी टेरिटरी तुम कैप्चर करोगे विच वाज लॉस्ट फ्रॉम यू। पहले क्या था कि न्यू मेक्सिको और टेक्सास दे वर पार्ट ऑफ मेक्सिको, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर करके और मेक्सिको के साथ वॉर होके वो वाले पार्ट्स ले लिए मेक्सिको से। दे सेड कि भाई क्लेम कर लो तुम, यू गो एंड फाइट, इफ यू इन्वेड यूनाइटेड स्टेट्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू। क्या लॉजिक था एकदम, ये तो कोई लॉजिक नहीं था, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वाज अ स्लीपिंग जाइंट, आप उसको इस तरीके से पुक कर रहे हो, इट इज लाइक बियॉन्ड एनीथिंग। तो जिमरमैन टेलीग्राम वाज द लास्ट स्ट्रॉ, एंड वुड्रो विल्सन सेड भाई बहुत हो गया, पीस, लेट मी कम
एंड जर्मनी को मैं सबक सिखाता हूं। तो अमेरिकन जीआईज दे स्टार्टेड कमिंग टू फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम इन लार्ज नंबर्स। और अमेरिकन आए, पता है क्या हुआ फिर? द जर्मन्स एंड द फ्रेंच एंड द यूनाइटेड किंगडम यहीं पर फंसे हुए थे 3 साल से। ना कोई 1 इंच आगे बढ़ रहा था, ना कोई 1 इंच पीछे बढ़ रहा था। एंड दे वेर एग्जॉस्टेड। ओके, एंड दे वेर एग्जॉस्टेड। तो टोटल एग्जॉशन पूरा था। एंड आपको मैंने बताया कि क्या हो रहा था। बेसिकली दे वेर एग्जॉस्टेड एंड दे सेड कि हमें नहीं लड़ना है। ओके, एंड दे सेड कि हमें नहीं लड़ना है और जल्दी से जल्दी वॉर खत्म हो। लेकिन क्या हुआ, अमेरिकन सोल्जर्स थे, दे वेर रिफ्रेश्ड। ओके, दे वेर रिफ्रेश्ड। ठीक है। एंड यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? जीआई का फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक इट इज कॉल्ड, जीआई स्टूड फॉर ओरिजिनली गैल्वेनाइज्ड आयरन। आई थिंक जो पहनते थे वो टैग्स, डॉग टैग्स था। आई थिंक दैट इज द रीजन। वो एक बार कंफर्म कर लो। तो जो डॉग टैग्स था उनका नाम वगैरह था उसमें, तो इसीलिए दे वेर कॉल्ड द अमेरिकन जीआईस। तो अमेरिकन जीआईस जो थे वो बेसिकली स्टार्टेड अराइविंग ऑन द कोस्ट ऑफ फ्रांस एंड यूके, और फिर यहाँ पर आने लगे। तो ये जो थे यहाँ पर जो जर्मन और फ्रेंच सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स, इतने सारे इतने सारे एक जगह पे रुके हुए थे। एंड दे वर नॉट एबल टू मूव एन इंच, दे वर एग्जॉस्टेड। लेकिन अचानक से रिफ्रेश सोल्जर्स आने लगे। एंड द जर्मन सेड शिट। ओके, एंड दे सेड कि अब तो गए, अब तो कुछ कुछ करने के लिए बचा नहीं, ये सारे आ गए हैं। तो व्हाट दे डिड वाज, द जर्मन्स, दे सेड कि भाई अब तो खत्म, एवरीथिंग इज ओवारिडा, नथिंग, अब तो यस लग गए हमारे। लेकिन एक चीज हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है? हम क्या करेंगे, एक लास्ट डिच अटैक करें पेरिस को कैप्चर कर लेने के लिए, ताकि जैसे अमेरिकन के आने से पहले, बिफोर अमेरिकन कम्स इन फुल फोर्स, बिकॉज द अमेरिकन वेर अराइविंग इन नंबर्स, एंड दे सेड कि हम एक लास्ट बार पेरिस को कैप्चर कर लेते हैं। एंड द जर्मन्स दे ट्राइड, और एंड इट वाज कॉल्ड द शेफलिन प्लान, एंड इट वर्कड इनिशियली। जैसे बैटल ऑफ द बल्ज एक मैं बताऊंगा आपको वर्ल्ड वॉर 2 में, उसी तरीके से जो शेफलिन प्लान है, इट वर्कड। एंड दे सेड मिरेकल मिरेकल। और उसके बाद बिकॉज दे वर मूविंग, स्टॉर्म ट्रूपर्स जो थे, जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर्स, बेसिकली कमांडो, जो मॉडर्न डे कमांडो होते थे, तो दे वर कैरिंग light machine guns, and they were carrying those Sten guns, and they started going in large numbers. They said कि भाई अमेरिकन के आने से पहले पेरिस कैप्चर करना है, और पेरिस जैसे ही कैप्चर होगा हम एक सीज फायर कर लेंगे और हम अपना जो लाज है वो बचा लेंगे। But what happened कि they came to a halt। जितना दूर जाना था उतना नहीं गए, लेकिन दूर गए थे। ओके, शेफलिन प्लान में जो था, दे वेंट, तो ये जो शेफलिन प्लान है, दैट आल्सो फेल्ड। ओके, इट आल्सो फेल्ड। एंड फाइनली जर्मन्स जो हैं, उन्होंने क्या किया 1918 तक, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। 1918 में होम कंट्री पे जर्मनी में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, और काइजर विल्हेम द सेकेंड एब्डिकेटेड। काइजर विल्हेम द सेकेंड एब्डिकेटेड। ठीक है। शेफलिन प्लान, ओके, आई थिंक देयर इज अ प्लान कॉल्ड शेफलिन प्लान, जिसको फाइनल डेज में, ओके, फाइनल डेज में दे वांटेड कि हम एक बार पेरिस को कैप्चर कर लें। तो ये लास्ट डिच अटेम्प्ट था, विच फेल्ड। ओके, विच फेल्ड। एंड ऑस्ट्रिया हंगेरी, इट आल्सो ब्रोक इनटू कंट्रीज। हंगेरी अलग हो गया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया। जर्मनी के बहुत सारे आफ्टर माथ में बेसिकली क्या हुआ, आपको सभी को पता होगा, ट्रीटी ऑफ वर्से। और ट्रीटी ऑफ वर्से जो है, इट वाज साइंड, एंड ट्रीटी साइन की गई, सीज फायर साइन किया गया। उसके बाद जर्मनी को बनाया गया मेन कल्प्रिट। ओके, जर्मनी का रूर रीजन जो कोल रिच था, इंडस्ट्रियल हब था, उसको ले लिया गया। और ये आल्सेक लोरेन जो एरिया था वो ले लिया गया। देन सम पार्ट, ये पोलैंड नई कंट्री बन के आई, तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वाज गिवन टू पोलैंड एज वेल। और जर्मनी को बेसिकली इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरी, बट उतना टेरिटरी नहीं जितना अभी लॉस हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, बट इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरी, जिसको हिटलर क्लेम करने आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वो हम बाद में देखेंगे। अब थोड़ा इंडिया पे आ जाते हैं, इंडिया का क्या रोल था, बिकॉज यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज हैव, आई होप आई वाज एबल टू बढ़िया से कवर कर पाया, एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये रशियन रेवोल्यूशन आपको मैंने बता दिया, ये लेनिन है। ओके, ही वाज ही वाज सेंट
यस, एक हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी भी हुई थी। उसमें क्या था बेसिकली, आई थिंक सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र सान्याल, वो बेसिकली ही वाज टू प्रोक्योर जर्मन आर्म्स थ्रू अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान के थ्रू दे वेर टू सेंड जर्मन आर्म्स, और कैलकाटा के पोर्ट पे, कैलकाटा के पोर्ट पे दे वेर टू सेंड जर्मन आर्म्स। लेकिन दैट आर्म्स, जो आर्म्स आया था, जो बेसिकली आर्म्स आया था, दैट वाज कैप्चर्ड। नो, आई थिंक ग्रेट अंकल है उनके, संजीव सान्याल के ग्रेट अंकल है, नॉट नॉट द डायरेक्ट डिसेंडेंट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने बता दिया। एंड ऑफ वॉर, आर्मिस्टिस साइंड हुई नवंबर 11 1918 में। ट्रीटी ऑफ वर्से वाज साइंड इन 1919। इसमें हार्श टर्म्स दिए गए जर्मनी पे, जर्मनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ कॉम्पनसेशन, क्योंकि जर्मनी वॉज हेल्ड एज द सोल रिस्पॉन्सिबल पावर जिसने वर्ल्ड वॉर वन किया। बाकी पावर, क्योंकि विक्टर राइट्स द हिस्ट्री, तो उन्होंने बोला कि जर्मनी तुम तो हारे हुए हो, तो अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जर्मनी सेड कि भाई हमारे लोगों का सोचो, आप ऐसा करोगे तो लोग आपको, जर्मन्स विल राइज अगेन, बट दे डिड नॉट लिसन। एंड फाइनली जर्मनी को बोला गया कि आपको आपका टेरिटरी हम लेंगे, आपको पैसे देने होंगे, और आपको डिसआर्मामेंट करना होगा, करेंगे आपको। आप सिर्फ 100,000 सोल्जर्स रख सकते हैं। आपका जो नेवी है, दैट कैन ओनली बी 1/3 ऑफ द टोटल ब्रिटिश नेवी बेसिकली। और उनका जो एयरफोर्स है उसको डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगेरी तो खत्म हो गया एज अ एंटिटी, इट स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग। ऑस्ट्रिया अलग, हंगेरी अलग। आफ्टर माथ क्या क्या था? ह्यूमन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन मिलिट्री पर्सनल, देयर वेर मिलियंस वेर इंजर्ड, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस वेर आल्सो देयर, वॉर डेब्ट, बहुत सारे कंट्रीज। और एक्चुअली में जो यूके है, यूके स्टॉप्ड बीइंग अ मेजर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ओनली। और फाइनली जो कॉफिन का फाइनल नेल होता है, वो वर्ल्ड वॉर टू में लग गया था। लेकिन इतना डेट हो गया था यूके के ऊपर, दैट इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन इटसेल्फ। एंड द राइज ऑफ यूएसए, यूएसए रोज। यूएसए वाज अ रीजनल पावर बैक देन। यूएसए एक तरीके का रीजनल पावर था, बट नाउ इट बिकेम अ ग्लोबल सुपर पावर। यूएसए, यस, इट केम आउट ऑफ इट्स आइसोलेशन। देन डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, आप सभी को पता है, खिलाफत एजिटेशन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर, सारे खत्म हो गए। जर्मन एम्पायर खत्म हो गया, उसके जगह वाइमार रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइमार रिपब्लिक आया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अलग अलग फॉर्म्स में टूट गया। ऑटोमन एम्पायर भी टर्की में चेंज हो गया, और जो अरबिक कंट्रीज है उनको बांट लिया गया साइक्स पीको अग्रीमेंट के अंदर। आपको मैंने कल ही बताया था सुएज क्राइसिस में, साइक्स पीको अग्रीमेंट, और उसमें बताया था मैंने पैलेस्टीन वाले वॉर में। तो ऑटोमन एम्पायर भी टूट गया वहां पर उसके जगह कमाल अतातुर्क आ गया, पाशा, कमाल अतातुर्क पाशा जो था उनका। Then new nations also emerged, such as Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, and the Baltic states भी आए। Then Treaty of Versailles, बहुत ज्यादा हार्श टर्म था जर्मनी के ऊपर। Then लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशंस वाज द प्रीडिसेसर टू द यूनाइटेड नेशंस। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई लीग ऑफ नेशन वाज नॉट इफेक्टिव। लीग ऑफ नेशंस क्यों नहीं इफेक्टिव था, वो हम कल डिस्कस जरूर करेंगे, याद दिलाना मेरे को। दिस कुड बी अ क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस आफ्टर माथ में, हम इंटर वॉर में। क्योंकि यहां से क्या हुआ था बेसिकली, जापान, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज, अदर मेजर पावर्स, दे स्टार्टेड विदड्रॉइंग फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस। ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे कल जब हम इंटर वॉर पीरियड डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वाज आल्सो देयर, काफी ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस था, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था जर्मनी में, खासकर फूड शॉर्टेजेस था। तो उसको एड करने के लिए यूएसए ने कुछ प्लान्स बनाए थे, विच वी विल कवर इन द इंटर वॉर पीरियड, और वो कैसे हुआ था। देन वी विल टॉक अबाउट द 1929 ग्रेट डिप्रेशन, उसके चलते हिटलर का जो राइज था पावर के तरफ, दैट वाज हेसेंड। देन ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बारे में बात करेंगे। सोशियो कल्चरल चेंज भी आया। देयर वाज अ डिसइल्यूजमेंट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द राइज ऑफ avant-garde movements in arts and literature, feminist movements also came to the fore. Why? Because जब men चले गए थे वॉर के लिए, तो women were manning the factories and other clerical works. तो women पहली बार घर से बाहर निकली, because there was a shortage of people. तो women started driving trucks as well in first world war. आपने वो देखा होगा पोस्टर विमेन पावर वाला,
अमेरिका से था वो पोस्टर, इफ यू गाइज रिमेम्बर दैट पोस्टर, बड़ा फेमस पोस्टर है, अगर मिलेगा तो मैं भेजता हूँ। सो वुमेन जो थी, दे स्टार्टेड असर्टिंग देमसेल्व्स, यस वी कैन वाला, यस 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 वी कैन। सो दे स्टार्टेड असर्टिंग देमसेल्व्स एंड दे सेड कि भाई हम ये कर सकते हैं, आपने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, दैट वाइल द मेन वर अवे, वाइल दी मेन वर अवे, आप मुझे हेल्प, ये जो इकोनॉमी है उसको चलाने में हेल्प चाहिए थी, मैं अभी तक घर पे बैठी थी, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना होता था, वाइफ बीटिंग बहुत ही कॉमन थी उस समय। देर इज अ वेरी गुड चांस दैट 4 जनरेशन पहले आप किसी वाइट लेडी से मिलोगे तो वो शी यूज टू गेट बीटन बाय हर हस्बैंड। तो ये सारी चीजें इट कल्मिनेटेड, okay, it culminated into this women's rights, or Amelia, you have heard about people like Amelia Pankhurst. So these people, they led this feminist movement, okay, and basically क्या हुआ था कि सफरेज मूवमेंट था, ओके, सफरेजिस्ट बोलते थे, सफरेज मूवमेंट था, एंड सफरेज मूवमेंट में दे सेड कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में हमने दिखा दिया दैट व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, तो इसीलिए हमें अब हमें पावर चाहिए, इक्वल राइट चाहिए, राइट टू वोट, उस समय राइट टू वोट वहां भी नहीं था। देन सीड्स ऑफ फ्यूचर कन्फ्लिक्ट, जो ट्रीटी ऑफ वर्से था, इट लेफ्ट लॉट ऑफ इश्यूज अनरिजॉल्व्ड which sowed the seeds for future conflict, particularly in Germany. There was a rise of totalitarianism. नाजी जर्मनी, इटली में था, इटली के साथ प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको चलो बताता हूँ जल्दी से। इटली के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि देखो, एक तो फिसड्डी था, वॉर में कुछ उसने किया नहीं, जर्मनी आया थोड़े से सोल्जर्स के साथ और उसको रोक के चला गया। दूसरी बात क्या हुई, इटली वॉज चीटेड, जो भी प्रोमिसेस किए थे एलाइज ने, उसको तो बुलाया भी नहीं भाई वर्से के ट्रीटी में। जर्मन जो एलाइज ने, यूके फ्रांस ने बहुत सारी प्रोमिसेस की थी कि भाई हम ये देंगे तुम्हें, वो देंगे, पूरी तुम नॉर्थ का वो टायरोल वैली ले लेना, ऐसा कर लेना। बट आफ्टर दैट व्हेन व्हेन जब बंदर बाट चल रहा था जर्मनी का, जर्मनी के एसेट्स डिवाइड हो रहे थे बिटवीन द विक्टर्स, स्पॉइल्स ऑफ वॉर डिवाइड हो रहे थे, इटली वाज नॉट इवन इनवाइटेड एंड दे सेड कि भाई तुम्हारा क्या काम है, चलो बाहर। ओके, सो वहां पर क्या हुआ, फासिस्ट टेंडेंसी स्टार्ट हो गई। ओके, फासिस्ट टेंडेंसी स्टार्ट हो गई, रशिया तो बिकेम अ नेमेसिस, रशिया बेसिकली इट बिकेम अ नेमेसिस ऑफ द वेस्ट, और एक तरीके का पराया हो गया। क्या हो गया, पराया, nobody liked the Soviets. Okay, so between 1920 till 1941, उसके बीच में द सोवियट्स वेर द परायास, कोई लाइक नहीं करता था उनको। इट वाज ओनली व्हेन हिटलर इन्वेडेड यूएसएसआर दैट दे बिकेम द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, कि भाई ये हमारे वॉर लड़ रहे हैं, these people, Stalin is fighting our war. Okay, then there was shift in global power balance, there was decline of European dominance। तो जो मौत थी वो धीरे धीरे कैंसर लगना स्टार्ट हो गया था यूरोपियन पावर्स को, उनको औकात समझने आना स्टार्ट हो गई थी कि भाई जो हमने अनपैरेलल्ड पावर 17th 18th और 19th सेंचुरी में एक्सपीरियंस किया था, दैट इज डिक्लाइनिंग। इतना डेट ले लिया है कि उसको सर्विस करते करते हमारे टूट जाएंगे, दैट वाज द थिंग। और अमेरिका, जिसको पता नहीं था कि हाउ पावरफुल आई एम, उसको बता दिया गया कि हाउ पावरफुल यू आर, एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग द अमेरिकans देन। यस ध्रुव प्लीज। Can Irish independence movement be attributed to the decline of global power of British Empire after the First World War? And when Ireland could achieve independence after the First World War, why couldn't India? Okay, so one thing that you need to know is that Ireland was agitating during the war as well. आपने ईस्टर अपराइजिंग के बारे में सुना होगा, right? So during the Easter uprising also they were agitating, and हमारी तरह चरखा नहीं चलाते थे। Basically they were, ऐसा नहीं था कि चरखा चलाना खराब बात नहीं है। महात्मा गांधी is his in his own right a good fellow. He has done so much for the country. Okay, but the thing is, आयरलैंड का अगर आप देखोगे, आयरलैंड का रिवोल्ट जो था दैट वाज वायलेंट, एंड दे पुट अ कॉस्ट ऑन द ब्रिटिशर्स। ओके, दे पुट अ कॉस्ट ऑन द ब्रिटिशर्स। दूसरा क्या रीजन था, इंडिया वाज अ क्राउन जूल। मैंने क्या बताया था, इंडिया वाज अ क्राउन जूल। हमने 2 मिलियन लोग भेजे थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ हमने 2 मिलियन लोग भेजे थे, राइट? तो दे सेड कि भाई आयरलैंड को छोड़ो, चलो हर जगह तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, आयरिश पीपल आर वेरी वायलेंट, एंड दे सेड कि यार इसका कोई यूज भी नहीं है, ठीक है, लेट लेट देम बी इंडिपेंडेंट।
और हम इनका क्या करते हैं, इंजीनियर करते हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड को ले लेते हैं। ओके, उन्होंने उसमें भी फूट डाल दी लास्ट में एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को ले लिया। दूसरी बात क्या है दैट ऑब्वियसली आयरलैंड का वैल्यू इट वाज नॉट दैट मच compared to that of India. India was a crown jewel. It was a एक तरीके का रॉ मटेरियल फैक्ट्री था। हाँ, यू आर करेक्ट, कैथलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट फ्यूड था, एक तरीके का रॉ मटेरियल फैक्ट्री था। इसी के लिए वी दे सेड कि इंडिया तो रहेगा हमारे पास। बाकी इंडिया आपको पता है वो दे वुड नॉट हैव लेट गो ऑफ इंडिया एज वेल, they would have continued their colonialism in the 1960s and the 70s as well। अगर अमेरिका नहीं होता और अगर आईएनए रिवोल्ट, आप आईएनए रिवोल्ट को छोटा मत मानो, जो इंडियन नेशनल आर्मी के लिए रिवोल्ट हुआ था बाय द नेवल रेटिंग्स, कराची में, मुंबई में जो वॉर हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, दैट एक्चुअली क्रिपल्ड the British Navy, and the British Navy was dependent upon Indian soldiers for cooperation, and the Indian sailors refused to cooperate, and they said चलो हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम बैक स्टोर में बात कर लेते हैं नेहरू जी से और गांधी जी से कि भाई अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले कॉलोनी साथियों, ठीक है। So that's why a lot of times when I am asked, I say that we never got full independence in 1947। It was merely a transfer of power। आप अगर 1935 का GOI एक्ट पढ़ोगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ोगे, you will realize that thing, that हमारा सिस्टम तो वही है। We are still following the 1860 IPC हम ब्रिटिशर्स का ही फॉलो कर रहे हैं। It was not until this year जब Amit Shah and Modi ji came up with that Bharatiya Nyaya Samhita, that some sense was knocked into this thing। Otherwise we were following the 1935 act only। Basically एक system था क्या, 1935 act था। Okay, so there was a legacy of trauma as well। Then there was a wave of pacifism। Pacifism मतलब अब और लड़ाई नहीं करना है। And my friend, this was the reason why Hitler was appeased, because the entire continent of Europe was exhausted and the Americans, they were exhausted, and they said कि भाई हिटलर को जो चाहिए वो दे दो, I don't want another war। That is one of the reasons that they did not do anything in China when the Japanese invaded। Okay, Chamberlain, yes, that was the Munich agreement। वो हम बात करेंगे, कल बात करते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे। तो लेसन्स इन डिप्लोमेसी है दैट ओके, वॉर फ्यूटाइल वॉर था, डिप्लोमेसी कर लेते तो कुछ होता। देन इट वाज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर इंटरनेशनल एफर्ट। यहां से क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस का ग्राउंड वर्क आया था। ऑल्दो लीग ऑफ नेशंस वाज अ फेलियर, लेकिन उसके काफी ज्यादा रोल थे। WHO वगैरह सेटअप हुआ था। ओके, WHO वगैरह ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो जेनेसिस है, मल्टीलैटरलिज्म का जेनेसिस कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 1। Then it was a cautionary tale which people did not take heed. They still went for World War II। Then peace and disarmament के लिए advocacy था। Finally Indian participation हम discuss करते हैं जल्दी से, final part है ये थोड़ा सा। I think it is क्लास थोड़ी बढ़ गई थी आज, but still चलो last इसको कर लेते। तो volunteer recruitment हुए, thousands of Indian voluntarily enlisted in the British Indian Army। एक ये भी था गांधी जी का, आपको पता है गांधी जी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था या उसको प्रोटेस्ट किया था? वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया के सपोर्ट किया था। ओके, तो देयर वाज अ वॉर कॉन्फ्रेंस जहां पर गांधी जी को भी बुलाया गया था, और वॉर कॉन्फ्रेंस में गांधी जी सेड दैट वी शुड सपोर्ट द ब्रिटिशर्स। व्हाई? बिकॉज वो हमें आजादी देंगे टुवर्ड्स द एंड। तो ये हमारा कहना था, एंड वी वर एबल टू गेट सम कमिटमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कि ठीक है भाई, एक बार वॉर खत्म हो जाने दो तो वी विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। देन इंडिया की एक्सपीडिशनरी फोर्स गई थी, गैलीपोली में गई। गैलीपोली इज इन टर्की, वहां पर हम गए। देन हम गए मेसोपोटामिया, मतलब इराक में गए। वहां का जो इराकी रूलर था, इराकी पपेट रूलर था, ही डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर द एक्सिस पावर। जर्मनी के लिए सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था, तो उसको सबक सिखाने हम गए थे। देन ऑटोमन्स के अगेंस्ट हम हाइफा में लड़े थे, जोधपुर लांसर्स। ओके, जोधपुर लांसर्स वेंट टू हाइफा। वहां पर जो जोधपुर महाराज थे, he went and liberated Haifa from the Ottomans।
तो हाइफा इज इन इजराइल नाउ, उस समय पैलेस्टीन का पार्ट था। देन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी हमने काफी किया था, और एक और अच्छी बात हुई थी दैट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का राइज हुआ था। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बिकॉज जो वहां था, वहां का कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। वी मेड बूट्स, we made tiffins, we made canteens, we made water bottles, we made uniforms। तो हमने बहुत ज्यादा इस टाइप की चीजें बनाई, तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी फायदा हुआ था। ऑल दीज पीपल यू हेयर आज के डेट में, उन्होंने काफी ज्यादा मोटी कमाई की थी ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने लगे, बिकॉज ब्रिटिश होम कंट्री में इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं था दैट इस टाइप के वॉर का मटेरियल दे पाए। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट टाटा, बट दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी बढ़ चढ़ के सप्लाई किया था उनको। ओके यस, टिस्को वगैरह, हाँ ये कह सकते हो, स्टील वगैरह की जो जरूरत थी वो टिस्को वगैरह ने कंप्लीट की होगी। सो वॉर सप्लाईज वगैरह इंडियन इंडस्ट्री ने सप्लाई किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था काफी ज्यादा इंडियंस ने, बॉन्ड्स वगैरह खरीद के, ओके लोन्स वगैरह दिए थे टू बाई अ बुलेट। बुलेट मतलब नॉट द ये मोटरसाइकिल वाला, बुलेट इन द सेंस गन वाला। ओके इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी क्या हुआ, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए काफी ज्यादा, राशनिंग होने लगी। There was industrial growth, yes, there was urbanization in certain regions, लेकिन देहात में, गांव में राशनिंग स्टार्ट हो गई थी। ओके जो लोग, आई स्टिल रिमेम्बर, चीनी वगैरह खत्म हो गई थी, चीनी, नमक, ये सारी चीजें, बिकॉज इट वाज सेंट टू दी ब्रिटिशर्स। तो लोग गुड़ की चाय पीते थे, गुड़ क्योंकि आप गांव में बना सकते हो। तो आई स्टिल रिमेम्बर समवन टेलिंग मी दैट उस समय गुड़ की चाय पीते थे। इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 दिस हैपेंड, राशनिंग स्टार्ट हो गई थी। यस बाबू। सर एक बात और सर, जब अमेरिका में ही जो गदर पार्टी जो थी, उन्होंने एक बार से ये भी करके ट्राई करा था कि जो भी इंडस्ट्रीज बना रही थी अमेरिका में फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की, मतलब ताकि जर्मनी को वो हेल्प कर सके और वो जो वॉर बाउंड्स आ रहे थे उसको वो रोक सके सर। राइट, यस दैट इज करेक्ट। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मेरे को किसी ने बताया था दैट देयर ग्रेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू ड्रिंक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। ओके आई थिंक पापा मम्मी किसी ने बताया था, ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके तो सोशल चेंजेस हुए बिकॉज मेन लेफ्ट विलेजेस टू जॉइन द आर्मी, लीडिंग टू चेंजेस इन द रोल्स ऑफ वुमेन इन कम्युनिटी। और एक और चीज भी ध्यान से सुनना, दैट मेन जो थे दे वेंट टू यूरोप, तो वहां के यूरोपियन आइडियाज वो लेके वापस आए थे, क्योंकि 20 लाख के करीब इंडियन सोल्जर्स दे वेंट टू यूरोप, और वहां से दे फॉट द वॉर्स विद द ब्रिटिशर्स, कंधा से कंधा मिला के। एंड बेसिकली व्हाट हैपेंड इज दैट कि वहां के आइडियाज, वहां पर देखा यार औरतें तो ये मर्द के साथ आराम से बात कर रही हैं, ये यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं, यहाँ की औरतें तो यार पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ की औरतें डॉक्टर भी हैं, वाओ। इस टाइप की चीजें पहली बार देखी उन्होंने, because back home it was a very patriarchal system, and when they went to France, and when they went to Britain, and when they went to these areas, तो वहां पर देखा कि भाई लिबरल वैल्यूज हैं। ओके these women, ये तो यार पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टर हैं, आराम से किसी भी मेन के साथ बात कर ले रही हैं। ओके दे थॉट कि यार ये इस टाइप के वैल्यूज बैक होम भी होने चाहिए। एंड जो लिबरल वैल्यूज हैं उसको लेके आए, तो बहुत सारे फॉर्मर सोल्जर्स, ध्यान से सुनना, बहुत सारे फॉर्मर सोल्जर्स दे बिकेम फ्यूचर रेवोल्यूशनरीज। फॉर्मर इंडियन सोल्जर्स fought in the World War I became future revolutionary and future freedom fighters as well. Then political consequences, इंडिया में क्या हुआ था, होम रूल मूवमेंट वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। ओके एंड देन दे सेड, होम रूल मूवमेंट वालों ने क्या कहा कि भाई इंडिया का जो सपोर्ट है वॉर में, इट डिजर्व्स पॉलिटिकल कंसेशन। पहले हमें बोलो कि हमें डोमिनियन बनने दोगे, या हमें इंडिपेंडेंस दोगे, या स्वराज दोगे, कुछ तो दो, बेसिकली ये कहना था। देन ऑल्सो देर वॉज दिस थिंग कि काफी ज्यादा एंटी वॉर सेंटिमेंट, कोमागाता मारू वगैरह आपने सुना होगा, कोमागाता मारू, जैसे फिर ये गदर मूवमेंट हो गया, ये सब कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास हुआ था। देन देर वाज दिस आर्म्स केस वगैरह हुआ था उस समय। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, ओके ही अरेंज्ड फॉर दीज आर्म्स, जर्मन आर्म्स, कि जर्मनी से आर्म्स आएगा और इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करेंगे। तो देयर वाज दिस कॉन्स्पिरेसी जिसको हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। ओके
देन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इम्पैक्ट था? जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके, देयर वाज फ्रस्ट्रेशन हुआ था, भाई तुमने हमसे वॉर लड़वा दी लेकिन हमें कुछ तुमने दिया नहीं। क्या दिया गिफ्ट में? हमें गिफ्ट में मिला, व्हाट वाज दैट? रौलत एक्ट। तुम्हारे जंग लड़ने के लिए, वॉर लड़ने के लिए हमारा गिफ्ट क्या था? रौलत एक्ट। तो उसी के चलते फ्रस्ट्रेशन हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर इट बिकेम। Then we got some concessions in the Montagu-Chelmsford reforms. Non-cooperation movement, it was also due to World War I. Why? Because जो टर्की है, ऑटोमन एम्पायर जब डिसमेंटल हुआ तो खलीफा कौन था? खलीफा मतलब स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हु वाज दैट? द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वाज द ऑटोमन रूलर। ओके, ऑटोमन रूलर, और ऑटोमन रूलर को बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट दिया गया बिकॉज ही वाज ऑन द लूजिंग साइड एंड दे सेड कि तुमने जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया है, ऑलराइट, अब मैं तुम्हें आई विल पुट यू असाइड, और हम तुम्हारे जो टेरिटरीज हैं उसको हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके चलते इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं दे बिकेम वेरी एजिटेटेड और दे कोलैबोरेटेड विद द कांग्रेसीज, और कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट करके नॉन कोऑपरेशन खिलाफत एजिटेशन स्टार्ट हुआ। देन it also led to intellectual awakening, काफी ज्यादा deep impact हुआ था on leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, who were deeply influenced by the ideals of democracy and self determination, plus there was some pacifism as well on नेहरू में थोड़ा पैसिफिज्म भी आ गया, गांधी में थोड़ा पैसिफिज्म भी आ गया कि भाई ये क्या हुआ है, more than 20 million 30 million people have been killed just like that, तो लेट अस नॉट गो टुवर्ड्स वॉर। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन आया उनके पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फिलॉसफी है उस पे। ओके, वॉर मेमोरियल्स वगैरह बने। इंडिया गेट जो है, आपको पता है इंडिया गेट कहाँ के सोल्जर्स के लिए बना है? कैन यू टेल मी? इंडियन सोल्जर्स गए थे कहीं पर, दे वेंट टू समवेयर, उनके लिए इंडिया गेट का जो मेमोरियल है, ओके, वो बनाया गया था। ओके, इफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, सूडान में, ओके, सूडान में जो इंडियन सोल्जर्स गए थे, सूडान में वॉर था, बिकॉज दैट आल्सो स्प्रेड टू सूडान। सो सूडान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मेरे को कंफर्म करने दो, लेट मी कंफर्म दैट। यस, ओके, हाँ, वो इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन के था एंड they built it for Indian soldiers, British Indian Army में थे, who laid down their lives in the First World War and the Third Anglo-Afghan War. तो उसमें ये थे, काफी ज्यादा सूडान वाले भी थे। ओके, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई हैव रेड कि सूडान में गए थे कुछ इंडियन सोल्जर्स और उनके याद में भी ये बनाया गया था, और अफगान वॉर में भी थे कुछ सोल्जर्स, और कुछ सोल्जर्स थे मेसोपोटामिया, कुछ सोल्जर्स थे हाइफा में, उन सब के लिए बनाया गया था। ठीक है, सो दिस इज योर वर्ल्ड वॉर वन। आफ्टर माथ इसका हमने कर लिया है, अब आफ्टर जो वॉर है उसको भी हम देख लेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी आपको, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आई थिंक वी हैव कवर्ड। ओके।